नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही इमोशनल और कंट्रोवर्सी से भरा चैप्टर है। हम बात कर रहे हैं लाहौर की, वो शहर जो कभी हिंदुस्तान का दरवाजा कहलाता था। आज के इस वीडियो में हम लाहौर की बंटवारे की कहानी और उसके पीछे के दर्द और सच्चाई को आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं एक पुरानी पंजाबी कहावत से। पंजाबी में कहते हैं, जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। इसका मतलब है जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। तो सोचो कितना स्पेशल रहा होगा ये शहर। पर आज लाहौर पाकिस्तान में है। पर ये सब कैसे हुआ? लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 से पहले के लाहौर में। 1947 से पहले लाहौर किसी जन्नत से कम नहीं था। हिंदू, सिख, मुस्लिम ये सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। 1941 के सेंसस के मुताबिक वहाँ की 40% आबादी नॉन मुस्लिम थी। और प्रॉपर्टी की बात करें तो 80% प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम के हाथ में थी। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में इसी के बेसिस पर बहुत बड़ा डिसीजन लिए जाने वाला था। लेकिन आखिरकार लाहौर में क्या क्या था? लाहौर में श्री गंगाराम हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल आज भी फेमस है, लेकिन उस टाइम पर इसका मैनेजमेंट हिंदू कम्युनिटी के पास था। दूसरा है गुलाब देवी हॉस्पिटल, टीबी के पेशेंट्स के लिए ये हॉस्पिटल को बनाया गया था। उसके बाद है जानकी देवी हॉस्पिटल जो कि वुमेन हेल्थ केयर के लिए मशहूर था। अगला है दयाल सिंह कॉलेज, ये आज भी एजुकेशन का एक प्रोमिनेंट सेंटर है। इन सभी का मैनेजमेंट नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के हाथ में था, यानी कि वो लोग जो लोग मुस्लिम नहीं थे। सिर्फ हॉस्पिटल और कॉलेज ही नहीं, लाहौर के बिजनेस सीन में भी हिंदू और सिख कम्युनिटीज का दबदबा था। धार्मिक स्थलों की बात करें तो लाहौर आज के मिनी इंडिया के जैसा लगता था। यहाँ पर आर्य समाज मंदिर जो कि सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था, महादेव मंदिर जो कि शिव भक्तों का प्रमुख स्थल था, शीतला माता मंदिर यहाँ पर हर साल बड़ा मेला लगता था, कृष्ण मंदिर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए ये काफी फेमस था, महाराजा रंजीत सिंह समाधि ये सिख एम्पायर के फाउंडर की याद में बनाया गया था, डेरा साहिब गुरुद्वारा ये गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का स्थान था। कल्चर और एजुकेशन की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में 8671 संस्कृत और हिंदी की मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थी। सोचो कितना रिच हेरिटेज बसा हुआ था इस शहर में। लाहौर को छोटी लंदन भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल और कल्चर में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिखता था, लेकिन ये इंडिया के कल्चर वैल्यूज के साथ भी काफी परफेक्ट था। लेकिन दोस्तों फिर टाइम आता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब दो अलग मुल्क होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि इन दोनों देशों की बॉर्डर लाइन को कहां से खींचा जाए। इस नाजुक काम के लिए बुलाया गया सर सिरिल रैडक्लिफ को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी भी इंडिया विजिट नहीं किया था और उन्हें इस काम के लिए सिर्फ 5 से 6 हफ्ते दिए गए, जिसमें वो इतना बड़ा मेगा डिसीजन ले सकें। सोचो कितनी बड़ी थी ये जिम्मेदारी। लेकिन रेडक्लिफ कमीशन ने बॉर्डर लाइन खींचने के लिए किस किस बातों को कंसिडर किया, इसके लिए उन्होंने 4 पॉइंट्स बनाई। पहला, पॉपुलेशन का रिलीजन, यानी कि कौन कहां मेजॉरिटी में है। दूसरा, प्रॉपर्टी ओनरशिप, यानी कि किसके पास कितनी जमीन और जायदाद है। तीसरा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कौन सा कम्युनिटी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। और चौथा है जियोग्राफिक कंटिन्यूटी, यानी कि बॉर्डर ऐसे खींचे जाएं कि दोनों देश जियोग्राफिकली कनेक्टेड रहें। शुरू में प्लान ये था कि लाहौर इंडिया में आएगा, लेकिन क्यों? सिंपल सी बात थी, ज्यादातर प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम्स के पास थी और वहां पर वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और हुआ भी वैसा ही। 12 अगस्त 1947 को कुछ ऐसा ही हुआ जो सब कुछ बदल गया। लाहौर में भयंकर दंगे शुरू हो गए और अफवाह फैली कि लाहौर इंडिया में जा सकता है। बस फिर क्या था? मुस्लिम लीग के दिग्गज लीडर लियाकत अली खान ने एक नारा दिया जिसने आग में घी का काम किया। उन्होंने नारा दिया, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में ये नारा गूंज रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि गवर्नर जेनकिंस ने खुद ही लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजा। उन्होंने आर्मी की मांग की क्योंकि लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं रहा था। जेनकिंस ने लिखा था,
लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ पुलिस वाले तो खुद ही दंगे में शामिल थे। इस वायलेंस ने सब कुछ बदल दिया। रेडक्लिफ जो पहले लाहौर को इंडिया में रखने का सोच रहे थे, वो अपने डिसीजन को बदलने के लिए मजबूर हो गए और फिर जाकर उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान में दे दिया। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। रेडक्लिफ के ऑफिस से किसी ने मुस्लिम लीडर्स को बता दिया था कि लाहौर इंडिया में जा सकता है, इसलिए ये प्री प्लान्ड वायलेंस हुई थी ताकि लाहौर पाकिस्तान में आए। रेडक्लिफ ने बाद में कहा, मैंने पाकिस्तान को खुश करने के लिए लाहौर दिया और सोचने की बात है एक शहर के लिए इतने दंगे हुए और बंटवारा ऐसे डिसाइड हुआ। लेकिन इस फैसले के बाद क्या हुआ? इस फैसले के बाद लाहौर से बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख फैमिलीज को भागना पड़ा। उनकी प्रॉपर्टीज, बिजनेस सब कुछ वहीं छूट गया था। कितने लोग बेघर हो गए, कितनी फैमिलीज बिखर गईं, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। आज लाहौर में सिर्फ 0.2% हिंदू पॉपुलेशन बची है, लेकिन लाहौर अब भी पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान की रेवेन्यू का 11.5% सिर्फ लाहौर से आता है। इकोनॉमिकली भी ये अब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले था। लेकिन क्या ये डिसीजन सही था? क्या रेडक्लिफ ने जल्दी में गलत फैसला लिया या फिर ये वायलेंस की वजह से मजबूरी में था? इन सवालों का जवाब आज भी हिस्टोरियंस ढूंढ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि अगर महात्मा गांधी ने महाराजा हरि सिंह से कश्मीर के बारे में बात की होती तो शायद आज की कश्मीर की सिचुएशन अलग होती। और बहुत से लोगों का कहना है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। दोस्तों, हिस्ट्री हमेशा कॉम्प्लिकेशंस के साथ भरी हुई होती है। लाहौर की कहानी भी हमें सिखाती है कि बड़े डिसीजन को काफी केयरफुली लेना चाहिए। एक गलत फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आज भी लाहौर में कुछ पुरानी इमारतें खड़ी हैं, जैसे कि बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, शालीमार गार्डन। ये इमारतें बंटवारे का दर्द अपने अंदर समेट के रखे हुई हैं और वो हमें याद दिलाती रहेंगी कि कैसे इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि हार्मोनी और अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है। आज के टाइम में भी हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कमजोरी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।